नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस क्लास में बात 12th क्लास के ज्योग्राफी की अर्थात भूगोल की। भूगोल का क्लास मैं स्टार्ट कर चुका हूं और पहला वीडियो जो भूगोल के सिलेबस यानी क्या-क्या पढ़ना है और किस अध्याय से कितना प्रश्न आएगा वो मैं बता चुका हूं। आज आपको मैं भूगोल की दोनों किताबों में से जो पहली किताब है प्लस टू में जो पहली किताब है जिसका नाम है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इस किताब का जो पहला यूनिट है, पहला इकाई है, उसका पहला अध्याय जिसका नाम है मानव भूगोल प्राकृतिक और क्षेत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इसको मैं बताने जा रहा हूं। इस अध्याय में आपको बेसिकली मानव भूगोल, इसकी परिभाषा, मानव भूगोल की परिभाषा में द्वैतवाद, निश्चयवाद, नौ निश्चयवाद, संभववाद और मानव भूगोल के कितने आयाम है, इन चीजों को पढ़ना है। उसके पहले आप सबसे पहले तो जान लीजिए कि मानव भूगोल भूगोल के एक महत्वपूर्ण भाग के अंतर्गत आता है। भूगोल को अगर बांटा जाए तो दो भाग में आप बांट सकते हैं। पहला जो भाग है वो भौतिक भूगोल, इसे हम भौतिक घटक या भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आप मूलतः 11th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। भौतिक भूगोल आप पढ़ चुके हैं 11th या 9th क्लास में। इसमें आपने पढ़ा था पर्वत, पठार, यानी कि विश्व में कहां-कहां पर्वत है या भारत के पर्वत के बारे में, पठार के बारे में, मैदान के बारे में, जीव जंतु के बारे में, वायुमंडल, महासागर, वनस्पतियां, इन सब चीजों के बारे में आप पढ़े थे, घाटियों के बारे में, दर्रों के बारे में। तो जो प्राकृतिक द्वारा क्रिएट की गई चीज है, प्राकृतिक ने जिन चीजों को बनाया है, उसको आप भूगोल के जिस हिस्से में पढ़ते हैं, जिस पार्ट में पढ़ते हैं, उसको हम भौतिक भूगोल कहते हैं। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी उसको कहा जाता है। दूसरा जो भूगोल का महत्वपूर्ण पार्ट है वो है मानवीय भूगोल। इसे हम मानव भूगोल भी कहते हैं, मानवीय घटक भी कहते हैं, या सांस्कृतिक भूदृश्य, कल्चरल लैंडस्केप भी इसको हम कह सकते हैं। तो आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है मानव भूगोल। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो ह्यूमन से जुड़ा हुआ, आदमी ने जो चीजें क्रिएट की हैं, बनाई हैं, प्रकृति की मदद से ही बनाई हैं, लेकिन जो बनाई हैं उन चीजों का अध्ययन करना है। जैसे अधिवास यानी घर, कैसा कैसा घर का स्वरूप होता है, किस किस तरह के अधिवास होते हैं, कृषि किस किस प्रकार की होती है और कृषि कहां कहां कैसी की जाती है, ये सारी चीजें, उद्योग किस किस तरह के होते हैं, कहां कहां कौन कौन से उद्योग लगाए गए हैं या लगाए जा सकते हैं, व्यापार, जनसंख्या, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, इन सब चीजों के बारे में। ये सब देखिए, ये सब मानव के द्वारा है क्रिएट किया हुआ। इसमें प्राकृतिक ने बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया है। हाँ, हम प्राकृतिक से छेड़छाड़ किए हैं। हमने घर बनाने में प्राकृतिक की सहायता ली है। मिट्टी आपने कहां से लिया? अगर मिट्टी का घर बनाया तो मिट्टी आपने प्राकृतिक से लिया। ईंट कहां से बनाया? सीमेंट कहां से लिया? ये सब आपने प्राकृतिक के सहयोग से लिया है। तो ये सारी मानव भूगोल के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स को पढ़ना होता है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स को आप मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। इन सब को अगर मिला के एक शब्द दिया जाए तो उसे हम सांस्कृतिक भूदृश्य, कल्चरल कल्चरल लैंडस्केप आप बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो आपको पढ़ना है यही किताब मानव भूगोल, यानी कि कल्चरल लैंडस्केप के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये भूगोल के दो पार्ट में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण भाग है। अब आती है बात कि मानव भूगोल है क्या, व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल है क्या। तो इसके बारे में जब पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें तो समझ से बाहर की हैं या उच्च स्तर के जो समझ रखने वाले हैं उनको समझ आने की चीज है। हमने एक परिभाषा निकाल के आपके समक्ष रखी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी की परिभाषा पूछता है 2 नंबर का सवाल, मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल क्या है? यह प्राकृतिक जगत और मानवीय जगत के मध्य स्थापित परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है
तथा इन संबंधों के स्थानिक वितरण और उससे उत्पन्न आर्थिक और सामाजिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है ये। अब जरा इसको समझ लीजिए। यह प्राकृतिक जगत मतलब कि प्राकृतिक समझते हैं ना, नेचर, पर्वत, पठार, मैदान, झील, झरना, पोखर, तालाब, जो भी आप खाड़ी, खाई, जो भी देख रहे हैं, प्राकृतिक जगत और मानवीय जगत। अब इन्हीं लैंडस्केप के बीच पर्वत, पठार, मैदान, इन्हीं जगहों पर हम अपना संसार बसाते हैं, यानी मानवीय जगत। तो हमने जो घर बनाया, हमने जो व्यवस्थाएं स्थापित की, हमने जो सड़कें बनाई, हमने जो रेल मार्ग बनाए, हमने जो उद्योग धंधे स्थापित किए, उनमें और प्राकृतिक, इन दोनों के मध्य, इन दोनों के बीच, मध्य मतलब बीच, स्थापित परिवर्तनशील जो संबंध है। अब ये संबंध अस्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है। कल को मिट्टी का घर होता था, आज ईंट का है, उससे भी पहले पत्थर के घर होते थे। तो ये संबंधों के बीच परिवर्तनशील हमारा संबंध है। प्राकृतिक का हमारे साथ परिवर्तनशील संबंध है। पहले प्राकृतिक के साथ हम कुछ और बिहेव करते थे, आज कुछ और बिहेव करते हैं। आज हमारा प्राकृतिक के साथ बर्ताव कुछ और है, कल को कुछ और था। जब हम आदि मानव थे तब हम प्राकृतिक के शरण में रहते थे, प्राकृतिक जैसे हमें चाहता था वैसे हम चलते थे। आज थोड़ी जबरदस्ती हो रही है, आगे और भी होगी। तो परिवर्तनशील संबंधों का हम अध्ययन करते हैं मानव भूगोल में, तथा इन संबंधों के स्थानिक वितरण, अलग अलग जगह पर अलग अलग जलवायु है, अलग अलग लैंडस्केप है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, तो स्थानिक वितरण और उससे उत्पन्न आर्थिक तथा सामाजिक भिन्नता। अब पर्वतीय इलाके के लोग जो हैं, उनका आर्थिक जीवन यापन का जो व्यवस्था है वो कुछ अलग है मैदानी इलाके वालों से। तो और सामाजिक भिन्नता भी है, उनका पहनावा, ओढ़ावा, खान पान सब अलग है। तो ये जो इन संबंधों के स्थानिक वितरण और उनसे उत्पन्न जो आर्थिक तथा सामाजिक भिन्नता का अध्ययन है, वो उसे हम मानव भूगोल कहेंगे। इस सारा चीज जिसमें अध्ययन होगा, इन सारे चीजों को जिसमें हम पढ़ेंगे, समझेंगे, वो कहलाएगा मानव भूगोल, वो कहलाएगा ह्यूमन ज्योग्राफी। तो मानव भूगोल में सिर्फ मानव की चीजें नहीं पढ़नी है, प्राकृतिक जगत और मानवीय जगत के मध्य जो एक परिवर्तनकारी संबंध स्थापित है, जो वर्षों से चला आ रहा है और आगे भी चलते रहेगा, उसका जो स्थानिक वितरण है, आर्थिक जो और सामाजिक जो भिन्नता है, इन सब चीजों का जो अध्ययन है वही मानव भूगोल है, ह्यूमन ज्योग्राफी वही है। तो संभवतः 2 नंबर का सवाल आएगा और इतना आप लिख दीजिएगा, और मैंने जो बताया उसमें से कुछ एग्जांपल्स आप रख देंगे या उसको आप व्याख्यायित कर दीजिएगा इस तरह से, तो आपका प्रश्न का आंसर सटीक रूप में लिखा जाएगा। अब बात आती है कि मानव भूगोल का विकास किस किस तरह से है। तो देखिए, हमको लगता है कि ईसा के बहुत वर्ष पहले, ईसा पूर्व से भी बहुत वर्ष पहले, यानी कि जब मानव की उत्पत्ति हुई तभी से मानव और प्राकृतिक इन दोनों ने एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाना शुरू कर दिया था। खास करके मानव प्राकृतिक के साथ सामंजस्य बना के चलना स्टार्ट कर दिया था। तो ये अध्ययन या मानव का प्राकृतिक के साथ जो परिवर्तनकारी संबंध का अध्ययन है, ये आज का विषय नहीं है, ये ईसा से बहुत साल पहले का विषय है। हाँ, इसको बुक के रूप में या इसको पढ़ाई के रूप में या पढ़ाई के हिस्से के रूप में डालने का जो श्रेय है वो आधुनिक विद्वानों का है, जिसमें आप कह सकते हैं कि 17वीं से लेके 21वीं या 20वीं शताब्दी तक जो यूरोपीय कंट्री, खास करके जर्मनी और फ्रांस के जो विद्वान हुए, उन लोगों ने मानव भूगोल पर काफी काम किया और मानव भूगोल को एक विषय के रूप में स्थापित किया, खास करके जर्मनी और फ्रांस के विद्वान।
इन लोगों ने मानव भूगोल को एक विषय के रूप में स्थापित किया और इस पर काफी शोध, काफी चर्चाएं, काफी सेमिनार्स, काफी पुस्तकें, ये सारी चीजें इजाद की गई और आज के समय में मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में पढ़ा जा रहा है और आगे भी इसका विकास होगा, हो रहा है। तो मानव भूगोल ये हुआ। अब थोड़ा सा इतिहास जानने के बाद अब हम आते हैं मानव भूगोल की परिभाषाओं पर। यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे हैं। 1 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर के भी प्रश्न पूछे हैं कि रेटजेल द्वारा या कुमारी सैंपल द्वारा मानव भूगोल के संबंध में दी गई परिभाषा को लिखें, या परिभाषा दे दिया और कहा आपसे कि ये मानव भूगोल की परिभाषा किस विद्वान के द्वारा कही गई है या बताई गई है। तो दो जो परिभाषाएं हैं, चूंकि लड़के हम भी जब पढ़ते थे या आप भी पढ़ रहे हैं, तो 10 अगर परिभाषा आपको बता दिया गया, 10 याद करना बहुत मुश्किल है। मजाक वाली बात नहीं, 10 याद करना बहुत मुश्किल है। तो हमने विगत कई वर्षों के सवालों का अध्ययन किया और उसमें पाया हमने कि 2 जो परिभाषाएं हैं वो ज्यादा पूछ रहा है। तो ये 2 परिभाषाएं किसके द्वारा कही गई हैं, किन्होंने ये परिभाषा दी है, वो 2 को ही आप याद कर लें। संभवतः इसी 2 में से आगामी परीक्षा में सवाल आएंगे। तो अगर इंपॉर्टेंट डिफिनेशन की बात करें, महत्वपूर्ण परिभाषा की बात करें, तो पहली परिभाषा जो है वो रेटजेल के द्वारा दी गई है और दूसरी जो परिभाषा और उसी में एक तीसरी परिभाषा है, ये दोनों परिभाषाएं कुमारी सैंपल के द्वारा दी गई। अब मानव भूगोल के बारे में पहली परिभाषा जो रेटजेल दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये भी वही बात कि मानव समाज यानी कि हम लोग जो है, हमारा जो समाज है वो, और धरातल, धरातल मतलब प्राकृतिक, नेचर, इन दोनों के बीच जो संबंध है उसका जो संश्लेषित, उसका जो निचोड़ है, संश्लेषित जो अध्ययन किया जा रहा है, डीपली जो अध्ययन किया जा रहा है, वही अध्ययन मानव भूगोल कहलाएगा। ये किसका कथन है? रेटजेल का, और ये जर्मनी के रहने वाले हैं। रेटजेल महोदय को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। रेटजेल महोदय जर्मनी के रहने वाले, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये पुस्तक मतलब मानव भूगोल के इतिहास में एक क्रांति ला दिया और इस पर काफी शोध कार्य पूरे विश्व में हुए और पहली बार इन्होंने मानव भूगोल को विश्व स्तर पर या विश्व पटल पर रखा। तो इस कारण इन्हें, रेटजेल महोदय को, जो जर्मनी के रहने वाले हैं, इन्हें मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक कहा जाता है। 1 नंबर का सवाल हो सकता है यहाँ से चला है। अब रेटजेल महोदय की ही जो चेलाइन कहिए या स्टूडेंट कहिए, शिष्या कहिए, जो भी आप कह लें, इन्हीं की एक शिष्या हैं जो अमेरिका की रहने वाली हैं, कुमारी सैंपल। पूरा नाम इनका एलन सी कुमारी सैंपल ऐसे कहा जाता है। तो इन्होंने क्या कहा मानव भूगोल के बारे में? मानव भूगोल के बारे में इन्होंने भी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और पुरजोर तरीके से कही, अपने गुरु का भी की बातों को भी समर्थन दिया और खुद भी बहुत कुछ मानव भूगोल में नया किया इन्होंने। ये क्या कहती हैं? कह रही हैं कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील, जिसको हम चंचल भी कह सकते हैं, क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। लगभग बात वही है। क्या कह रही है? मानव भूगोल क्या करता है जी? तो अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी स्थिर है नहीं ना, अस्थिर है, हर चीज परिवर्तनशील है। आज जो पर्वत देख रहे हैं सबसे ऊंचा, कल को हो सकता है वो सबसे नीचा हो जाए। अरावली कभी बहुत ऊंची थी, आज स्थिति क्या है? घर्षित पर्वत है। विंध्याचल का कभी जो स्थान था वो आज विंध्याचल का नहीं है। विंध्याचल को क्रॉस करके दक्षिण भारत में जाना कभी पॉसिबल नहीं था, आज पॉसिबल है। हिमालय कभी बहुत ऊंचा नहीं था, आज विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो
पृथ्वी जो है वो अस्थिर है। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील या चंचल मानव के बीच, मानव भी क्रियाशील है। कल को हम आदि मानव थे, उसके बाद कुछ हमारा विकास हुआ, आज हमारा कुछ विकास है, हो सकता है भविष्य में और ज्यादा हम विकास करें। तो हम भी क्रियाशील हैं, पृथ्वी भी क्रियाशील है। दोनों में चेंजेस हो रहा है, दोनों में परिवर्तन हो रहा है। उन्हीं दोनों परिवर्तनशील संबंधों का जो अध्ययन है उसी को हम मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी कहेंगे। एक और परिभाषा जो कई बार 1 नंबर की परीक्षाओं में पूछा है, एलन सी कुमारी सैंपल का, कि मानव भूतल की उपज है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है कुमारी सैंपल का। ठीक है, तो ये इतना 2 परिभाषा आप बस याद रखिए और आपका काम निकल जाएगा 2 परिभाषा से। अब आगे देखते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हमें लगता है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इन सारी परिभाषाओं को जानने के बाद अब आप 1 नंबर का सवाल जो यहां से पूछता है कि दे देगा कि रीटर ये कहाँ के विद्वान हैं, या ऐसे दे देगा कि मानव भूगोल से जुड़े हुए विद्वान रेटजेल का संबंध किस देश से है। तो इस तरह से भी प्रश्न आते रहे हैं, भारत के विभिन्न बोर्डों में आते रहे हैं, राजस्थान, झारखंड, बिहार। तो आपको ये भी चीजें ध्यान में रखनी होंगी। कुछ मैंने जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका 3 देश से ज्यादातर प्रश्न पूछे हुए हैं, तो आप याद कर लें। मानव भूगोल के नए युग की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई है, ये 1 नंबर का सवाल बनता है। 18वीं शताब्दी में मानव भूगोल के नए युग की शुरुआत हुई है। कहां से हुई है? तो जर्मनी से हुई है। जर्मनी यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है, हिटलर का संबंध उसी देश से था। और ये भी आप जानिए कि जर्मनी जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा, उस विश्व युद्ध में जो मुख्य रणनीतिकार की भूमिका में थे वो रेटजेल महोदय थे। ये छोटे मोटे विद्वान नहीं हैं, उनके द्वारा जो नीतियां बनाई गई उस पर द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जर्मनी ने। तो जर्मनी के 3-4 विद्वान का नाम आप याद रखिए, कॉन्ट, रीटर, हम्बोल्ट, रेटजेल और रिस्थोपेन। ये विद्वान हैं जो 18वीं शताब्दी में मानव भूगोल को काफी ऊंचाई दिए, मानव भूगोल में एक नए युग की शुरुआत करने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई। रीटर और हम्बोल्ट ये दो एक ही साथ के जन्म में और लगभग एक ही साथ के मृत्यु वाले व्यक्ति हैं, जिन लोगों ने, ये रीटर को आर्म चेयर कहा जाता है, कुर्सी पर जिंदगी भर बैठा और कई किताबें लिखी, जबकि हम्बोल्ट जो है ये पूरा विश्व लगभग घूमा और इसने भी मोटे मोटे ग्रंथ, कॉस्मोस जैसे कई ग्रंथ लिख दिए। खैर, इन दोनों का डेथ 1959 में हुआ और दोनों का डेथ होने के बाद पूरे विश्व के विद्वानों में एक एक द्वैतवाद का सिद्धांत आया। मतलब द्वैतवाद की बात आई, जिसमें कुछ लोगों का मानना था कि भौतिक भूगोल को ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए और भौतिक भूगोल ही रियल है और वही मूल है, उसी पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। जबकि कुछ विद्वानों का मानना, या बहुत सारे ऐसे विद्वान भी हुए जिन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, मानव भूगोल ज्यादा अच्छा है, मानव भूगोल के इर्द गिर्द ही पूरे ज्योग्राफी को रखना चाहिए। तो इन भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की जो खींचतान है उसे ही द्वैतवाद कहा जाता है, कि किसको ज्यादा अहमियत दी जाए, मानव भूगोल को कि भौतिक भूगोल को। इसी को हम द्वैतवाद कहते हैं। तो द्वैतवाद का कॉन्सेप्ट, इनकी मृत्यु 1959 के बाद उभर कर पूरे विश्व पटल पर आई। द्वैतवाद को थोड़ा सा और हम लोग कल जानेंगे विशेष रूप में। अब जर्मनी के बाद फ्रांस की बारी 19वीं 20वीं शताब्दी में, 19वीं से 20वीं शताब्दी के बीच फ्रांस के विद्वानों ने मानव भूगोल के क्षेत्र में कमाल किया, मानव भूगोल के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई और इसे और ज्यादा ऊंचाई प्रदान किया। अब इन विद्वानों में विडाल्डी लाप्लास है,
विडाल डी लाप्लास को फ्रांस में मानव भूगोल का जनक या मानव भूगोल को अग्रसारित करने वाला या मानव भूगोल को ज्यादा महत्व देने वाला या शुरुआत करने वाला विद्वान माना जाता है। फिर फेब्रे हैं, जीन ब्रूम्स हैं और डिमांजिया हैं। तो ये तीन चार विद्वान जो हैं ये फ्रांस से रिलेटेड हैं जिन्होंने मानव भूगोल में काफी अच्छा योगदान दिया है। अब अमेरिका के कुछ भूगोलवेता हैं, इन लोगों ने भी मानव भूगोल में काफी अच्छा योगदान दिया, जिसमें सबसे पहला स्थान जाता है रेटजेल की शिष्या कुमारी एलन सेम्पुल का। दूसरे स्थान ग्रिफिथ टेलर, ईसा बोमेन, कार्ल सावर, हंटिंगटन, इन लोगों का है जिन्होंने काफी मानव भूगोल को ऊंचाई देने में अपना योगदान दिया। आपको सबके बारे में कुछ और डिटेल नहीं पढ़ना है, बस आप जान लीजिए कि ये इनका योगदान, चूंकि इनका योगदान मानव भूगोल में है इसलिए इनका संबंध किस देश से है बस वो आप ध्यान में रखिए। देखिए परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाना आजकल बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 80% 90% तक लाना ये बड़ी बात है। और इसके लिए आपको दो दो एक एक नंबर जोड़ना पड़ेगा, और ये जुड़ेगा कब, जब आप एक एक चीज को बारीकी से जानेंगे समझेंगे। 10th क्लास का सोशल साइंस में चारों किताब पढ़ाया, पूरा 1.5 साल लगा हमको बताने में, क्वेश्चन आंसर और बहुत सारी चीजें हुई। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं पहले से उनको पता है कि किस क्वालिटी का कंटेंट हम दे रहे हैं या देते रहे हैं, और अगर आप कमेंट्स में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरह के रिप्लाई आते हैं। खैर अपनी मुंह मियां मिट्ठू वाली बात नहीं, आपको जितना बता रहे हैं बस उतना आप ध्यान में रखिए और इतने में आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। तीनों देश के कुछ विद्वान हैं जिन्होंने मानव भूगोल में बड़ा अच्छा काम किया है, इनका नाम आप ध्यान में रखिए। अब कल हम लोग देखेंगे द्वैतवाद क्या है, उसके बाद हम लोग इस अध्याय का महत्वपूर्ण लघु और साथ में कह लीजिए दीर्घ भी प्रश्न देखेंगे। नौनिश्चयवाद, निश्चयवाद, संभववाद, इनमें क्या डिफरेंसेस है, कैसे आया और क्या क्या चीजें इनके अंदर हैं वो सारे, और फिर हम देखेंगे कि मानव भूगोल के विभिन्न आयाम क्या हैं। तो इन सारी चीजों की चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत